दोस्तों मैंने सुना है कि एक हफ्ते से आप मुझे मिस कर रहे हो। अब मिस तो करोगे ही ना। आपके इन्वायरमेंट की वीकली वीडियो नहीं आई। आप में से कुछ ने तो बहुत बढ़ चढ़ कर भी कमेंट किए। अरे भैया, माना मैं अजर और अमर हूँ, लेकिन एक दिक्कत ये है कि मुझे बुखार खांसी जुकाम हो सकता है। तो लास्ट एक वीक से मेरा गला खराब था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब पेशेंस रखा करो। ऐसा नहीं है कि हम कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं उसे रैंडमली बंद कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसे कंप्लीट कर सकें, और हमेशा हमारी ये कोशिश सफल भी रही है। आप हमारा बैक ट्रैक भी चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं। पहला है G20 समिट से रिलेटेड। अब आपने इकोनॉमी का डिमेंशन तो बहुत बार पढ़ा होगा। हम यहां पर इन्वायरमेंटल डिमेंशन को चेक करेंगे कि क्या भारत के पास मौके हैं जहां पर वो अपने एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रही है इंडिया में, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको कैसे और बेटर कर सकता है बाय यूजिंग दिस G20 मीटिंग। देन राजस्थान में एक सेंचुरी है जिसके एरिया को, यानी कि इको सेंसिटिव जोन को चेंज करने की कोशिश की थी राजस्थान सरकार ने, जिसे रोक दिया है हाई कोर्ट ने। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं कि हम सोलर एनर्जी में बहुत बड़े बड़े टारगेट को अचीव करेंगे। बट इसे अचीव करने में क्या हर्डल्स हैं हमारे सामने, और क्या ये वाकई एक रामबाण इलाज है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बढ़िया मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करें, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं कि कितना अच्छे से आपने आंसर लिखा है और किस तरह से आप उस आंसर को और बेटर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले G20 के बारे में। अब सबसे पहले इनके मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेंबर्स हैं। अब यहां पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये वर्ल्ड के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑलमोस्ट दुनिया की 80% जीडीपी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये 75% वर्ल्ड ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्लोबल ट्रेड को। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज है। इसकी फॉर्मेशन G20 की 1999 में हुई थी, और इसके पीछे कारण था 1990 के दशक में ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आया हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहां पर सभी आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज और जो आपकी बड़ी कंट्रीज है जैसे यूएसए एंड ऑल, इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया ताकि आने वाले समय में इस तरह की परेशानी को टाल सके हम। अब इससे रिलेटेड यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जहां पर आपको अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप को दिया हुआ था। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से लिखिए। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल, कि आर्टिकल में क्या कुछ गिवन था। आप सभी को पता है कि इंडिया के पास आने वाले समय की 2023 की G20 की प्रेसिडेंसी है। अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज की जो मेजर मुद्दे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाल के समय में जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति चल रही है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है आपका डेवलपिंग कंट्रीज में ही। अब आप एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए, पाकिस्तान में अभी रिसेंटली फ्लड आया, इंडिया में भी आए साल फ्लड आता ही रहता है, और ऐसी ही चीजें आपको स्मॉल आइलैंड नेशंस में भी देखने को मिलती है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा तेजी से होने लगे हैं। अब यहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक टसल चलता रहता है। हर कॉप मीटिंग में हम ये देखते हैं। मतलब मुद्दा ये रहता है कि भैया पैसा देगा कौन। अब पैसा देने की जब बारी आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि भैया चाइना और इंडिया इतना ज्यादा पोल्यूशन करें तो पैसा तो उन्हें देना चाहिए, उन्हें भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बट इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज इसमें ये कहते हैं कि भैया आपने 92% तक एमिशन किया है, जो पुराने टाइम का है। मतलब अगर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1750 के आसपास, तब से लेके 21वीं सदी की स्टार्टिंग तक आप लोगों ने पोल्यूशन किया है, और इसमें 92% हिस्सेदारी आप लोगों की है। तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप सभी ने सुना होगा ना, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, क्लाइमेट चेंज को रोकना हम सबकी जिम्मेवारी है, बट डिफरेंस ये है कि जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स हैं उन्हें पहले पैसा देना चाहिए और ज्यादा देना चाहिए, सो दैट जो बाकी कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास एक मौका हो वो अपने आप को डेवलप कर सके।
अब ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में जो हमारे पास मेजर टाइम है लाइक 2030 तक का, जहां पर हम इस क्लाइमेट चेंज को होने से रोक सकते हैं, मतलब उसे लिमिट कर सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, वो टाइम निकल जाएगा और ये बहस बसाई ऐसे ही चलती रहेगी। अब जो आपकी मोस्ट वनरेबल कंट्रीज हैं 58 कंट्रीज के आसपास, वो सिर्फ ग्लोबल एमिशन का 5% को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मेजर इंपैक्ट इनके ऊपर देखने को मिलता है। खासकर ये स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जैसे मालदीव्स होगी, मलेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, ये कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इतना एमिशन किया भी नहीं है, बट खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो यहां इनके कंसर्न्स ये हैं कि भैया आप हमें फंडिंग दो, बट फंडिंग में एक मेजर प्रॉब्लम आती है। आपने ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में सुना होगा, जो कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन से रिलेटेड है। अब इसमें जिस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ये भी एक मेजर कंसर्न है। और दूसरा कंसर्न ये आता है कि भैया इसमें से जो पैसा है वो हर कंट्री को बराबर नहीं मिलता है और ना उनकी वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रख के मिलता है। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि ये कंट्री हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें पैसा मिलेगा भी कि नहीं। और इवन इस क्लाइमेट फंड में भी जो बिग इकोनॉमीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं प्लस जो यूएसए है, ये भैया इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है, इतना ज्यादा फंड में पैसा नहीं डालती हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है कि इस फंड में इतना ज्यादा पैसा होता भी नहीं है, और जो पैसा होता भी है उसकी डिलीवरी बहुत स्लो है, तो जिसके कारण टाइमली हम एक्शन नहीं ले पाते। मान लीजिए आपने सोलर पावर प्लांट स्टार्ट करना है, बट आपको इसके लिए पैसा चाहिए। आप जाएं इस फंड के पास, बट ये फंड पैसा देने में आपको देरी कर देगा, तो वो तो आपका जो पर्पस है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, उसको डिफीट कर देना। बिकॉज होगा ये कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉब्लम रहेगी। देन अगर हम फोकस करते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत कम पैसा देता है। ऑल्दो अभी नीड ये है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें अपनी जो हिस्सेदारी है उसको इंक्रीज करे। अब जो पब्लिक फाइनेंस आ रहा है वो बहुत कम है और प्राइवेट सेक्टर भी इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और यूएन के अकॉर्डिंगली, यूएनईपी के अकॉर्डिंगली हमें लगभग 160 से 340 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है 2030 तक, तभी हम क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर पाएंगे। अब इसमें ज्यादातर जो पैसा है वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के पास जाना चाहिए, तब वो इस चीज को ठीक से हैंडल कर पाएंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो इन कंट्रीज के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब प्राइवेट सेक्टर को जब ये इन्वॉल्व करने की हम बात करते हैं तो एक चीज याद रखना कि प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार आप देखते हैं कि लीगल और टैक्स सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे आप देखिए कुछ नॉर्म जो हैं वो रिलैक्स कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, कि आप एफडीआई और एफआईआई को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। अब ये जब नॉर्म्स रिलैक्स किए जाते हैं ना, तो कई बार दिक्कत ये होती है कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को भी हम डिल्यूट कर देते हैं और इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम आती है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं। अब अगर हम रेगुलेटरी रिस्पॉन्स की बात करें तो अभी हमें जरूरत है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म को इस तरह से लेके आए कि जो ये कैपिटल आ रही है यानी एफडीआई और एफआईआई, इसको सोसाइटी के भले के लिए हम इन्वेस्ट कर सकें। और इसमें अगर हम बात करते हैं कार्बन टैक्स की, तो इन टैक्स रिफॉर्म में कभी भी कार्बन टैक्स की बात नहीं होती है, तो हमें मेजर सेंटर ऑफ डिबेट में इस कार्बन टैक्स को लेके आना चाहिए। अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या मौका है। देखिए अभी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के ऊपर बहुत सा प्रेशर होगा, सभी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर होगा कि भैया आप चेंज कीजिए, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाइए। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके ऊपर दुगनी मार पड़ती है। कैसे? एक तो आपको शिफ्ट करना है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब इसके लिए पैसा लगेगा, प्लस आपको पैसा इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो कैटास्ट्रॉफीज आ रही हैं, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, उसको कैसे मिटिगेट करें। और इनकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, कई बार इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, कई बार गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज होगा। तो ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है इनके लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। नाउ सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया पर्सपेक्टिव से हमें क्या कुछ करना होगा। तो इंडिया ने अभी तक बात की है कि वी विल फेज डाउन कोल यूज, मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज हम धीरे धीरे कम करेंगे। अब G20 के हम चेयर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि हमसे रिपीटेडली पूछा जाएगा कि भैया आप कब तक इस चीज को परफॉर्म करेंगे। तो हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें प्रॉपरली मेजर लेने की जरूरत है कि हम स्टेप वाइज मैनर में किस तरह से अपनी इकोनॉमी से कोल को निकाल के बाहर करेंगे। मतलब ये पेट्रोल हो चाहे कोल हो,
इसको फेज डाउन करने के लिए हमें एक टाइमलाइन बनानी होगी ताकि इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली एड्रेस कर सकें, और इससे इंडिया की जो प्रेस्टेज है वर्ल्ड लेवल पे वो इंप्रूव और ज़्यादा होगी। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आइए अब डिस्कस करते हैं सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल हमारा डील करता है राजस्थान की एक सेंचुरी से जिसका नाम है ताल छप्पर ब्लैक बग सेंचुरी, जो कि कुछ यहाँ पर लोकेटेड है। जैसे ये जयपुर दिख रहा है, जयपुर से वेस्ट में है, बीकानेर से ईस्ट में है, और ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इसके एरिया को श्रिंक करने की कोशिश की थी। अब बात ये हुई कि जैसे आप जानते हैं कि कुछ माइंस वगैरह इस एरिया में चल रही थी, और साथ के साथ स्टोन क्रशर्स, पता है जिससे बजरी और रेता वगैरह बनता है, वो यहाँ पर ऑपरेट करते थे। तो उनके प्रेशर के अंडर आके गवर्नमेंट ने इसके एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश की। अब कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो यहाँ पर हाई कोर्ट का ऑर्डर यह है कि भैया आप इस एरिया को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब इसी एरिया में एक आपका रैप्टर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको रन कर रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है रैप्टर्स के लिए भी, प्लस यहां पर आपको ब्लैक बग भी देखने को मिलता है। अब ब्लैक बग तो आपको याद ही होगा ना, इसका शिकार सलमान भाई ने किया था। अक्सर सलमान भाई इसकी वजह से बिश्नोई ग्रुप की हिट लिस्ट में भी रहते हैं। तो अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताल छप्पर के बारे में भी। देखिए, ताल छप्पर में आपको लगभग 4000 से ज़्यादा ब्लैक बग देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा लगभग 40 स्पीशीज देखने को मिलती है रैप्टर्स की। और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज भी आते हैं आपके, और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट के बहुत नज़दीक है। यहाँ पर आपको हैरियर, ईस्टर्न इंपेरिकल ईगल, ट्वेनी ईगल, शॉर्ट टोड ईगल, रिंग डोव्स और ब्राउन डोव जैसे बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इन बर्ड्स के अलावा आपको डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट ऐसी प्रजातियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं अपने आखिरी आर्टिकल के बारे में, दैट इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। खासकर हमारा फोकस रहेगा सोलर एनर्जी के ऊपर यहाँ पे। अब आप सभी को ये पता होगा कि गवर्नमेंट रिसेंटली फॉसिल फ्यूल से अपना ध्यान हटाकर टुवर्ड्स सोलर एनर्जी बहुत सा फोकस कर रही है, और इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट के दौरान हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो ये चीज़ें तो आप सभी को पता होगी, बट रिसेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें रिवाइज किया है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करेंगे बाय 2030। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि 280 गीगावाट हम सोलर एनर्जी से जनरेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि 30 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर एनर्जी की हम हर साल इंस्टॉल करेंगे। तो भैया ये काफ़ी मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, करंटली हमारी जो कैपेसिटी है वो 15 गीगावाट की है। अब ऑलमोस्ट इससे डबल चाहिए, तो पहले तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ही इंप्रूव करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 3.5 गीगावाट। करंटली यही हम इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि भैया हमारे यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती सोलर वेफर की या पॉलीसिलिकॉन इग्नॉट्स की। अब ये है क्या चीज़? देखिए, सोलर एनर्जी में जो आप सेल्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बेसिकली पहले सोलर वेफर ऐसी एक पतली सी चादर बनती है, या पॉलीसिलिकॉन के इंगॉट्स बनते हैं जो कुछ लाइक आप बिस्किट्स देखते हैं, सोने के बिस्किट्स वगैरह, कुछ उस तरह के लाइक आप ये कह सकते हैं कि चद्दर सी बनती है। अब ये चीज़ें इंडिया में बनती ही नहीं है, तो हम कैसे अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं? तो अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं बनती हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप पॉलीसिलिकॉन इंगॉट्स को बनाते हैं, और फिर इसके बाद इसको सिलिकॉन वेफर्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आपके जो फोटोवोल्टिक सेल है वो बनते हैं। अब आपके पास इनमें से रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो उसको अचीव कैसे कर पाओगे? अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हम 100% सोलर वेफर जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस 80% सेल्स को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि 15 गीगावाट की हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसमें से सिर्फ 1/3 ही है जो यूज़ करने लायक है, बाकी 2/3 तो बकवास है सब। तो अगर हम सोचते हैं कि सोलर एनर्जी को इंप्रूव करके हम अपनी लाइक एनर्जी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, तो ये गलत है। इससे हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे ही, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं अभी भी। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर आते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड इशू। अब रॉ मटेरियल में भी आपको गैप देखने को मिलता है, क्यों? इंडिया में सिलिकॉन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है,
और इसका अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा हमारे लिए। अब इसके अलावा आपको सिल्वर, एल्यूमिनियम इनके भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और वो भी 100% हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, इंडिया में तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। और लास्ट चीज 90% जो सोलर वेफर है, मैं कह रहा हूं कि 100% तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, बट इसमें भी 90% सिर्फ एक कंट्री से आ रहा है, चाइना से, और जिसके साथ हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। मतलब हालात ऐसे हैं कि कभी भी लड़ाई भी हो सकती है, तो उनके ऊपर आप कैसे डिपेंडेंट रह सकते हो? और अगर डिपेंडेंट इसी तरह से इकॉनमी रहेगी तो आने वाले समय में हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर भी इससे इंपैक्ट आ सकता है। देन लास्ट थिंग, लैंड एक एक्सपेंसिव कमोडिटी है और लिमिटेड है। अब जब हम सोलर पावर की बात करते हैं ना, तो यहां पर एक्चुअली आपको बड़े बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब लैंड इतना तो सरप्लस है नहीं हमारे पास कि हम कभी भी और कहीं भी यूज कर सकें, तो इसको सोच समझ के हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है। ऑल्दो गवर्नमेंट को भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज वगैरह निकाली है, जैसे 40% हमने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की है अबाउट दिस ऑल सोलर पावर प्लांट्स के लिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना कंपोनेंट की, उन सभी मॉड्यूल पे 40% ड्यूटी लगाने की बात की है। अगर आप सेल इंपोर्ट करते हो तो इसके ऊपर 25% ड्यूटी लगती है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया में अगर आप कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं सोलर एनर्जी का, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आप सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर से ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट में जो मटेरियल यूज होगा वो कहीं ना कहीं इंडिया के ही लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। बट इसमें भी लोग झोलमाल तो करते ही हैं। झोलमाल कैसे? कि भैया मेक इन इंडिया के अंडर वो इंपोर्ट चाइना से करते हैं, ठप्पा इंडिया का लगाया और बेच दिया। वैसे गवर्नमेंट की यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि इंडिया बेस्ड हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दें। आइए अब वे फॉरवर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इंडिया का फोकस अभी इस चीज़ पे होना चाहिए कि कैसे हम सिलिकॉन वेफर की कॉस्ट को कम कर सकें। इससे जो हमारी लागत है वो तो कम होगी ही होगी, और लॉन्ग टर्म में हम इस टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में भी बेच सकते हैं। मतलब बाकी देशों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम और इन्हांस कर सकते हैं, जिससे इंडिया का जो फॉरेक्स है वो इंक्रीज हो सकता है। प्लस अगर हम सिलिकॉन को अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे तो इससे वेस्टेज कम होगी, और इससे जो इनगॉट्स बनाने की हमारी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। अब वेस्टेज कम होने की वजह से जो ई वेस्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू अस। इसके अलावा हमें फोकस इस बात पे भी करना चाहिए कि कैसे हम सोलर एनर्जी की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसे और ज़्यादा रिफाइन कर सके। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि पर यूनिट कॉस्ट जो है सोलर एनर्जी की, दैट इज हायर एज कंपेयर टू द कोल। अब हमें कोशिश ये करनी है कि भैया कोल के मुकाबले ये सस्ता हो सके। अब सस्ता हो सके, प्लस इसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एनर्जी बहुत कम जनरेट होती है एक यूनिट सेल से। तो हमें कोशिश ये करनी है कि भैया पर यूनिट सेल हम जो प्रोडक्शन है एनर्जी का उसे इंप्रूव कर सके, सो दैट आने वाले टाइम में हमारे पास एनर्जी सरप्लस भी हो और लैंड की रिक्वायरमेंट भी कम हो। तो ये भी हमारा फोकस होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है। अभी हमने सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं इनकी पावर जनरेशन में बहुत सी प्रोग्रेस की है, बट अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत से चीज़ों के अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स बैरियर या कमर्शियल इंसेंटिव से काम नहीं चलने वाला है। अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि हम R&D के ऊपर फोकस करें, ताकि इंडिया की जो फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री है इसे कॉम्पिटिटिव बना सकें, और इसके लिए हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो ज्वाइंट इंडेवर में हम अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसे और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अपनी मैन पावर को ट्रेन करना चाहिए, हमें होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमारी फोकस ये होना चाहिए कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हो, कि ऐसे प्रोडक्ट लेके आएँ जो मार्केट के लिए बेनिफिशियल हो। अगर मार्केट के लिए बेनिफिशियल होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, तो उससे हमें बेनिफिट भी होगा। और इसके लिए हमें फोकस करना चाहिए कि भैया इंडस्ट्रीज और एकेडमिया वो एक साथ कोलैबोरेट करें, सो दैट जो नीड है मार्केट की और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है इन दोनों को टाइमली इंप्रूव किया जा सके। तो वी हैव टू फोकस अपॉन दैट। आज एक मेंस का क्वेश्चन जो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, एज अ पिनीशिया टू ग्रोइंग एनर्जी नीड ऑफ इंडिया, हाउ फार सोलर एनर्जी इज रेलिवेंट, कमेंट। अब देखिए, हिंदी में अगर आपको समझना हो तो क्वेश्चन ये है कि भैया हम ये मानते हैं कि एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी एक रामबाण है,
इस बात पे आप कितना सहमत होते हैं कमेंट कीजिए। मतलब एग्जैक्टली ये तो हिंदी नहीं है, पर थोड़ा देख लेना, 19-20 हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया हो। एंड अगेन, मैं अजर अमर हूँ, लेकिन कभी कभी बीमार हो जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं बीमार अगली बारी आपसे पूछ के हो जाया करूँगा। धन्यवाद।